तुम ये पढ़ रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें महसूस हो रहा है ये शब्द केवल शब्द नहीं है, ये तरंगे हैं। कुछ ऐसे रहस्यमय और ध्यान खींचने वाले वाक्यों से शुरुआत होती है उस स्रोत की जिसकी हम आज गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। जी हाँ, आज का हमारा विषय आधारित है ज्योतिषी तुषार शुक्ला द्वारा लिखित सामग्री प्रेत दोष, अदृश्य शक्ति, ग्रहों का खेल और एस्ट्रोलॉजर तुषार शुक्ला का रहस्य के कुछ अंशों पर। लेखक अपने काम को सिद्धांत ज्योतिष और तंत्र ऊर्जा विज्ञान के शोध पर आधारित बताते हैं। और आज इस चर्चा में हमारा उद्देश्य है कि इस स्रोत में प्रेत दोष की जो अवधारणा समझाई गई है उसे थोड़ा विस्तार से समझें। मतलब इसमें ग्रहों की क्या भूमिका बताई गई है, कौन से लक्षण बताए गए हैं, पूर्वजों और रहने की जगह की ऊर्जा का क्या प्रभाव हो सकता है, और हाँ, उपाय क्या सुझाए गए हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम सिर्फ स्रोत में जो लिखा है, लेखक का जो दृष्टिकोण है, उसे समझें, बिना अपना कोई मत बनाए। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि इस स्रोत के अनुसार ये प्रेत दोष आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ मतलब कोई पुरानी मान्यता भर है? नहीं, स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि इसे केवल अंधविश्वास या किसी तरह की, आप कह लीजिए, मानसिक अस्थिरता नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे समझाने के लिए कुछ काफी आधुनिक लगने वाले शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे क्वांटम एनर्जी मैट्रिक्स और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का असंतुलन। ये सुनने में थोड़े वैज्ञानिक से लगते हैं। स्रोत इनका क्या अर्थ बताता है? हाँ, ये शब्द थोड़े अलग हैं। स्रोत इनका प्रयोग करके इसे एक तरह से ऊर्जा आधारित समस्या के रूप में प्रस्तुत करता है। क्वांटम एनर्जी मैट्रिक्स से स्रोत का तात्पर्य शायद हमारे आसपास मौजूद एक बहुत ही सूक्ष्म अदृश्य ऊर्जा के जाल या ताने बाने से है। अच्छा, एक एनर्जी फील्ड जैसा। हाँ, कह सकते हैं। और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का मतलब है व्यक्ति की अपनी निजी ऊर्जा का स्तर या उसकी तरंगें। तो स्रोत के अनुसार प्रेत दोष तब होता है जब इस ऊर्जा के जाल में और व्यक्ति की अपनी ऊर्जा तरंगों में गड़बड़ी या असंतुलन आ जाता है। और ये असंतुलन आता कैसे है? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत का मानना है कि यह स्थिति तब बनती है जब मृत आत्माएं, खासकर जिनकी इच्छाएं अधूरी रह गई हों या कुछ दूसरी तरह की नकारात्मक अदृश्य ऊर्जाएं, वो व्यक्ति के ऑरा फील्ड में घुस जाती हैं। ऑरा फील्ड, ये क्या होता है? इसे थोड़ा और समझाएंगे? जी, स्रोत के संदर्भ में देखें तो ऑरा फील्ड को हम व्यक्ति के शरीर के चारों ओर मौजूद एक अदृश्य ऊर्जा कवच या आभा मंडल की तरह समझ सकते हैं। कई आध्यात्मिक परंपराओं में इसका जिक्र आता है, आपने सुना होगा। हाँ हाँ, सुना है। तो स्रोत का दावा है कि ग्रहों की कुछ खास स्थितियां, पूर्वजों से जुड़े अनसुलझे मुद्दे जिसे स्रोत पितृदोष कहता है, और कुछ बाहरी नकारात्मक ऊर्जाएं मिलकर इस ऑरा फील्ड को, इस कवच को कमजोर या भेद्य बना सकती हैं। अच्छा, मतलब उसमें एक तरह की दरार आ जाती है। बिल्कुल, आप ऐसा समझ सकती हैं, जिससे ये कथित अदृश्य शक्तियां प्रवेश कर पाती हैं। और इसका सीधा असर व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और यहां तक कि आध्यात्मिक ऊर्जा पर भी महसूस होता है। स्रोत के शुरुआती अध्यायों में यह तर्क दिया गया है कि हमारा जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, वो इन अदृश्य ठंडी ऊर्जाओं को महसूस कर सकता है, भले ही हमारा चेतन मन इसे ना पहचाने। ओके, तो स्रोत इसे मन का वहम नहीं मान रहा, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में एक वास्तविक हस्तक्षेप बता रहा है। अब यहाँ बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। स्रोत कुछ खास ग्रहों को इस प्रेत दोष से सीधे सीधे जोड़ता है। ये ग्रहों का खेल क्या है, जैसा कि शीर्षक में भी लिखा है? इसके अनुसार कुछ ग्रहों की ऊर्जा और उनकी स्थिति कुंडली में वो प्रेत दोष को आकर्षित करने या बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभा सकती है। कौन कौन से ग्रहों का जिक्र है इसमें? सबसे पहले नाम आता है केतु का। स्रोत केतु को अदृश्य शक्तियों और प्रेत लोक का प्रतिनिधि या एक तरह का द्वारपाल मानता है। इसमें कहा गया है कि जब कुंडली में केतु चंद्रमा, जो मन का कारक है, या लग्न, जो स्वयं व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, या फिर पंचम या अष्टम भाव से प्रभावित होता है। प्रभावित होता है मतलब उन भावों में बैठा हो या दृष्टि हो? हाँ, बिल्कुल। मतलब उन भावों में स्थित हो या उनसे दृष्टि संबंध बना रहा हो। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के ऊर्जा क्षेत्र में अदृश्य प्रेत ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है, ऐसा स्रोत का मानना है। पंचम और अष्टम भाव ही क्यों? इनमें ऐसी क्या खास बात है? देखिए, ज्योतिष में पंचम भाव को बुद्धि, संतान और पूर्व जन्म के कर्मों से जोड़ा जाता है, और अष्टम भाव को रहस्य, आयु, मृत्यु और छिपी हुई चीजों, गुप्त विद्याओं का घर माना जाता है।
तो शायद इसीलिए स्रोत इन भावों को प्रेत ऊर्जा के प्रति ज्यादा संवेदनशील मानता है। समझ गई। और राहु के बारे में क्या कहा गया है? राहु को तो वैसे भी ज्योतिष में भ्रम और माया का कारक माना जाता है। स्रोत इसे प्रेत दोष से कैसे जोड़ता है? बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत राहु को बाहरी और मायावी किस्म की प्रेत ऊर्जाओं को आकर्षित करने वाला बताता है। ये कहता है कि जब राहु कुंडली में पंचम भाव या चंद्रमा से जुड़ता है तो व्यक्ति के चारों ओर एक अनजाने भय और अदृश्य शक्तियों का एक घेरा सा बन सकता है। ये बाहरी प्रभावों पर ज्यादा जोर देता प्रतीत होता है। शनि का भी जिक्र था, आपने शुरू में कहा था। उसे तो कर्म और न्याय का ग्रह मानते हैं। हाँ, शनि का भी जिक्र है। स्रोत शनि को मुख्य रूप से पितृदोष यानी पूर्वजों से जुड़े दोषों का कारक बताता है, लेकिन एक खास स्थिति बताई गई है। अगर शनि कुंडली के 8वें भाव में केतु या राहु के साथ स्थित हो तो यह स्थिति पितृदोष के साथ साथ प्रेत दोष को भी जन्म दे सकती है। मतलब ये एक दोहरी समस्या बन सकती है। ओह, अच्छा। और मंगल ग्रह, उसे तो ऊर्जा और आक्रामकता से जोड़ा जाता है। स्रोत मंगल को यहाँ तांत्रिक बाधाओं का जनक कहता है। इसके अनुसार यदि मंगल राहु या केतु के साथ कुंडली के 12वें या 8वें भाव में हो, 12वां भाव हानि, मोक्ष और अदृश्य लोकों से संबंधित माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में तांत्रिक क्रियाओं या बाधाओं के माध्यम से व्यक्ति पर प्रेत ऊर्जा का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये ग्रहों को देखने का एक बहुत ही विशिष्ट तरीका लग रहा है। स्रोत का ये कहना कि ग्रह केवल खगोलीय पिंड नहीं बल्कि जीवित तरंगे हैं, ये पारंपरिक ज्योतिष से थोड़ा अलग है ना? हाँ, ये शब्दावली निश्चित रूप से दिलचस्प है। ये पारंपरिक ज्योतिष की जो धारणाएं हैं, उन्हें आधुनिक लगने वाले ऊर्जा विज्ञान के विचारों से मिलाने का एक प्रयास दिखाती है। स्रोत ग्रहों को सिर्फ दूर स्थित खगोलीय पिंड या ज्योतिषीय प्रतीक नहीं मान रहा, बल्कि उन्हें सक्रिय ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जिनका हमारी ऊर्जा और चेतना पर सीधा तरंग जैसा प्रभाव पड़ता है। ये स्रोत के अपने सिद्धांत का एक मुख्य बिंदु है। वाकई एक अलग दृष्टिकोण है। चलिए अब उन लक्षणों पर आते हैं जो स्रोत के अनुसार प्रेत दोष होने पर दिखाई दे सकते हैं। स्रोत में लेखक ज्योतिषी तुषार शुक्ला अपने अनुभव के आधार पर कुछ काफी परेशान करने वाले लक्षण बताते हैं। ये क्या हैं? जी, अध्याय 4 में इन कथित लक्षणों का विस्तृत वर्णन मिलता है। स्रोत के अनुसार जो मुख्य लक्षण हैं, उनमें शामिल हो सकते हैं। पहला, रात के समय ऐसी आवाजें सुनाई देना जिनका कोई स्पष्ट स्रोत ना हो, जैसे किसी के चलने की आहट या फुसफुसाहट जैसी। दूसरा, बिना किसी बाहरी कारण के अचानक तेज डर लगना या लगातार एक अनजानी सी बेचैनी महसूस होना। तीसरा, पूजा पाठ, ध्यान या किसी भी आध्यात्मिक काम में मन ना लगना, उसमें बाधा आना या अरुचि पैदा हो जाना। चौथा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बार बार होना जिनका डॉक्टरी कारण समझ ना आए। और आर्थिक रूप से भी, मतलब लगातार नुकसान या बाधाएं आना। और पांचवा, अपने घर में या किसी खास जगह पर लगातार एक नकारात्मकता, भारीपन या एक ठंडक वाली ऊर्जा महसूस होना। क्या स्रोत ये बताता है कि ये लक्षण हमेशा प्रेत दोष के ही होते हैं या इनके अन्य कारण भी हो सकते हैं? मतलब क्या ये पक्के संकेत हैं? देखिए, स्रोत मुख्य रूप से इन लक्षणों को प्रेत दोष के संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत करता है। ये इन्हें महज लक्षण नहीं, बल्कि व्यक्ति के क्वांटम फील्ड यानी उसके आसपास के सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र में असंतुलन की चेतावनी मानता है। स्रोत का जोर इसी व्याख्या पर है। हालांकि ये मानना भी जरूरी है कि ऐसे कई लक्षणों के अन्य मनोवैज्ञानिक या शारीरिक कारण भी बिल्कुल हो सकते हैं, जिन पर स्रोत यहाँ विस्तार से चर्चा नहीं करता है। ठीक है, तो ये सिर्फ ग्रहों या बाहरी ऊर्जा की बात नहीं है। स्रोत इसे हमारे पूर्वजों से भी काफी गहराई से जोड़ रहा है। पितृदोष का जिक्र पहले भी आया था शनि के संदर्भ में। ये कैसे काम करता है स्रोत के अनुसार? बिल्कुल, अध्याय 5 इसी विषय पर केंद्रित है। स्रोत का तर्क यह है कि अगर हमारे पूर्वजों की कुछ तीव्र इच्छाएं उनके जीवन काल में अधूरी रह गई हों, तो उनकी ऊर्जा, उनकी चेतना का अंश उनके मृत्यु के बाद भी भटक सकता है और हमारी वर्तमान वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को प्रभावित कर सकता है। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मतलब फिर से वही हमारी व्यक्तिगत ऊर्जा का स्तर? हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। स्रोत के अनुसार जब पितरों की शांति किन्हीं कारणों से भंग होती है, जैसे मान लीजिए उनका विधिवत श्राद्ध ना हुआ हो या उनकी कोई बहुत तीव्र अधूरी इच्छा हो, तो उनकी ऊर्जा हमारे आसपास के माहौल में, खासकर परिवार के सदस्यों के ऊर्जा क्षेत्र में मंडराने लगती है। स्रोत इसे अनदेखा करने को जीवन और आत्मा दोनों के लिए खतरनाक बताता है। खतरनाक? जी। किस तरह से?
स्रोत कहता है कि ये घर में एक तरह का स्थायी एनर्जी मैट्रिक्स या ऊर्जा का जाल बना सकता है, जो नकारात्मकता को अपनी ओर खींचता है और बढ़ाता है। ये विचार के पूर्वजों की ऊर्जा हमें सीधे प्रभावित कर सकती है, ये काफी गहरा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जिस भौतिक स्थान पर हम रहते हैं, हमारा घर, वो भी इस कथित प्रेत ऊर्जा से प्रभावित हो सकता है? स्रोत का उत्तर है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अध्याय 6 में वास्तुशास्त्र और ऊर्जा विज्ञान का हवाला देते हुए ये तर्क दिया गया है कि घर स्वयं प्रेत ऊर्जा का एक माध्यम या आप कह लीजिए आश्रय स्थल बन सकता है। ऐसा कैसे? क्या कोई खास स्थितियां बताई गई हैं कि कब ऐसा होता है? स्रोत विशेष रूप से घर के अष्टम या द्वादश कोणों का उल्लेख करता है। ज्योतिष और वास्तु में भी इन दिशाओं या कोणों को अक्सर नकारात्मक या संवेदनशील माना जाता है। स्रोत का कहना है कि यदि इन क्षेत्रों में नकारात्मक कंपन या ऊर्जा इकट्ठी हो जाए तो यह पूरे घर के माहौल को दूषित कर सकती है। और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं घर में रहने वालों पर? स्रोत के अनुसार इससे घर में रहने वाले लोगों को अस्पष्ट भय, बार बार होने वाले रोग, मानसिक अस्थिरता, चिड़चिड़ापन और खास तौर पर नींद में बाधा या बुरे सपने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये स्थिति सीधे तौर पर घर के एनर्जी मैट्रिक्स को प्रभावित करती है और अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति पहले से ही संवेदनशील है तो ये उनके नकारात्मक प्रभाव को और भी बढ़ा सकती है। ये सब सुनने में काफी सैद्धांतिक लग रहा है। क्या स्रोत अपने इन दावों को पुष्ट करने के लिए कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरण या केस स्टडीज भी प्रस्तुत करता है? हाँ बिल्कुल। अध्याय 7 में कुछ केस स्टडीज का संक्षिप्त वर्णन है जिन्हें लेखक ने अपने अनुभव पर आधारित बताया है। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। एक मामला है जिसमें व्यक्ति की कुंडली में केतु और शनि का योग था। उसे रात में लगातार डर लगता था, अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और वह गंभीर मानसिक अस्थिरता महसूस कर रहा था। स्रोत बताता है कि जांच करने पर उसके ऑरा फील्ड में गंभीर असंतुलन पाया गया। एक अन्य मामले में जहां राहु और मंगल का प्रभाव बताया गया है, एक पूरे परिवार को अपने ही घर में रात के समय तीव्र भय और नींद न आने की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। स्रोत इसे घर की नकारात्मक ऊर्जा और ग्रहों के प्रभाव का मिलाजुला असर बताता है। अच्छा। एक और उदाहरण एक व्यवसायी का है जिसकी कुंडली में पूर्वज दोष और अष्टम भाव का नकारात्मक प्रभाव था। उसे अपने व्यवसाय में लगातार अप्रत्याशित बाधाओं और धन हानि का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही उसका स्वास्थ्य भी अक्सर खराब रहता था। क्या स्रोत ये बताता है कि इन मामलों में ये ऑरा फील्ड में असंतुलन या नकारात्मक ऊर्जा का पता कैसे लगाया गया? क्या कोई खास तरीका बताया गया है? स्रोत इन केस स्टडीज में निदान की प्रक्रिया पर बहुत विस्तार से नहीं जाता है, लेकिन ये ऑरा फील्ड एनालिसिस और एनर्जी स्कैनिंग जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। इससे ये आभास होता है कि लेखक शायद किसी प्रकार की ऊर्जा को महसूस करने या मापने की विधि का प्रयोग करने का दावा करते हैं। पर मुख्य रूप से स्रोत इन अनुभवों का उपयोग ये तर्क देने के लिए करता है कि प्रेत दोष केवल कोई मिथक या मनोवैज्ञानिक भ्रम नहीं, बल्कि एक वास्तविक एनर्जी इंटरफेरेंस है, मतलब ऊर्जा के स्तर पर होने वाला एक हस्तक्षेप। तो अगर स्रोत इन समस्याओं को इतना वास्तविक और ऊर्जा से जुड़ा मानता है, तो जाहिर है वो इनके समाधान या उपाय भी सुझाता होगा। इनसे निपटने के लिए क्या करना चाहिए स्रोत के अनुसार? जी हाँ, बिल्कुल। अध्याय 8 पूरी तरह से उपायों और समाधानों पर ही केंद्रित है, जैसा कि ज्योतिषी तुषार शुक्ला उन्हें प्रस्तुत करते हैं। इनमें कई तरह के तरीके शामिल हैं, कुछ पारंपरिक हैं और कुछ आधुनिक लगने वाले भी। पहला है मंत्र जाप और यज्ञ। खास ग्रहों जैसे केतु, राहु और शनि की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने और संतुलित करने के लिए विशेष मंत्रों का जाप और यज्ञ करने का सुझाव दिया गया है। ठीक है। दूसरा है एनर्जी क्लिंजिंग रिचुअल्स। ये व्यक्ति के ऑरा फील्ड और घर या कार्यस्थान की ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान हैं। स्रोत के अनुसार इसमें धूप, नमक, पानी या विशेष ध्वनियों का प्रयोग शामिल हो सकता है। अच्छा, जगह की सफाई जैसा। हाँ, ऊर्जा के स्तर पर सफाई। तीसरा, तांत्रिक रेमेडीज। स्रोत कुछ विशेष तांत्रिक उपायों का भी उल्लेख करता है जिन्हें खासतौर पर गंभीर प्रेत दोष और पितृ दोष की स्थितियों को दूर करने के लिए बताया गया है। इनके बारे में ज्यादा विवरण नहीं दिया गया है, शायद उनकी प्रकृति गोपनीय होने के कारण। और चौथा है क्वांटम वाइब्रेशन अलाइनमेंट। यह एक और आधुनिक लगने वाला शब्द है। स्रोत इसे एक ऐसी प्रक्रिया बताता है जिससे शरीर और मन की बाधित ऊर्जा तरंगों, मतलब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, को फिर से सही लय में लाया जा सके ताकि व्यक्ति की आंतरिक शक्ति बढ़े।
ये तो उपायों की एक काफी विस्तृत श्रृंखला है जिसमें पारंपरिक मंत्र यज्ञ से लेकर क्वांटम वाइब्रेशन अलाइनमेंट जैसी नई शब्दावली तक शामिल है। तो क्या ये सब केवल बाहरी रस्मों, मंत्रों और उपायों को करने के बारे में ही है, या इसमें व्यक्ति की अपनी आंतरिक स्थिति या चेतना की भी कोई भूमिका है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और अच्छी बात यह है कि स्रोत केवल रस्मों पर ही निर्भर रहने को नहीं कहता, बल्कि अध्याय 9 में चेतना, कॉन्शियसनेस और जागरूकता, अवेयरनेस के महत्व पर बहुत जोर दिया गया है। स्रोत प्रेत दोष की पूरी स्थिति को जीवन की सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक शक्तियों के बीच एक सूक्ष्म युद्ध की तरह चित्रित करता है, जो चेतना के स्तर पर लड़ा जाता है। मतलब उपाय तो करने हैं, पर असली लड़ाई अंदर ही लड़ी जाती है, ऐसा? कुछ ऐसा ही। स्रोत के अनुसार इस दोष या नकारात्मक प्रभाव को समय पर पहचानना और उसके लिए सही उपाय करना जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक हो सकता है, खासकर यदि व्यक्ति उन लक्षणों का अनुभव कर रहा हो जिनका हमने जिक्र किया। लेकिन अंततः स्रोत का मानना है कि ये व्यक्ति की अपनी चेतना की शक्ति, उसकी मानसिक दृढ़ता और जागरूकता ही है जो उसे अदृश्य दुनिया के इन कथित नकारात्मक प्रभावों से बचा सकती है या उनसे उभरने में मदद कर सकती है। लेखक यहां तक कहते हैं कि ये लेख स्वयं में शब्द मात्र नहीं, बल्कि एक सतर्कता और चेतावनी है, चेतना को जगाने का एक प्रयास है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने आज क्या समझा? हमने ज्योतिषी तुषार शुक्ला की स्रोत के आधार पर प्रेत दोष की अवधारणा को समझने की कोशिश की, जिसे सिर्फ एक अंधविश्वास ना मानकर ग्रहों, ऊर्जा क्षेत्रों और क्वांटम फिजिक्स जैसी शब्दावली का उपयोग करके एक जटिल ऊर्जा असंतुलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हाँ बिल्कुल। हमने देखा कि स्रोत कैसे कुछ विशिष्ट ग्रहों, खासकर केतु, राहु, शनि और मंगल को इस स्थिति से सीधे तौर पर जोड़ता है, उनकी कुंडली में विशेष स्थितियों और युतियों के आधार पर। हमने इसके कथित लक्षणों पर बात की, जैसे कि अदृश्य आवाजें सुनाई देना, बेवजह का डर लगना और जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार बाधाएं आना। साथ ही स्रोत किस तरह पूर्वजों की अधूरी इच्छाओं यानी पितृदोष और हमारे रहने के स्थान की ऊर्जा, वास्तु दोष की भूमिका को भी इसमें महत्वपूर्ण मानता है। इस पर भी हमने चर्चा की। हाँ। और अंत में हमने स्रोत द्वारा सुझाए गए विभिन्न प्रकार के उपायों, मंत्र, यज्ञ, एनर्जी क्लिंजिंग, तांत्रिक उपाय और क्वांटम वाइब्रेशन अलाइनमेंट और इन सबसे ऊपर चेतना और जागरूकता की शक्ति पर दिए गए बल को भी समझा। स्रोत अपने निष्कर्ष में एक अंतिम और काफी गंभीर सी चेतावनी भी देता है। वो कहता है कि प्रेत दोष को अनदेखा करना या उसे केवल वहम मानकर टाल देना, ये कुछ ऐसा है जैसे किसी अदृश्य शक्ति को अपने जीवन की बागडोर सौंप देना। हाँ, और ये चेतावनी एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है जिस पर पाठक स्वयं विचार कर सकते हैं। स्रोत का अंतिम निष्कर्ष यही है कि जब तक इन कथित अदृश्य प्रभावों को समझकर ऊर्जा का संतुलन फिर से स्थापित नहीं किया जाता, तब तक व्यक्ति का जीवन, उसकी ऊर्जा और उसकी चेतना पूरी तरह से उसके अपने नियंत्रण में नहीं आ सकती। स्रोत पाठक को एक तरह से एक निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। क्या वे अपनी चेतना को जागृत कर अपने जीवन और ऊर्जा को स्वयं नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, या फिर इस कथित प्रेत ऊर्जा के खेल का अनजाने में शिकार बनते रहेंगे? ये निश्चित रूप से विचारणीय है कि इस स्रोत में प्रस्तुत जो विश्वास प्रणालियां हैं, कथित ऊर्जा क्षेत्र हैं और व्यक्ति के जो निजी अनुभव होते हैं, उनके बीच वास्तव में क्या संबंध हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर शायद हर किसी को अपने विवेक और अनुभव के आधार पर ही खोजना होगा।